हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर हमारा चाइल्ड एडॉप्शन के ऊपर होने वाला है। इसके बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे, जैसे एक सोशल स्टिग्मा है जो एक, ठीक है ना। और इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से लोग बायोलॉजिकल पेरेंट बनने की ज़्यादा होड़ में है, ना कि अडॉप्ट करने की। कौन अडॉप्ट कर सकता है, कौन अडॉप्ट नहीं कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या नहीं है, कौन से लीगल फ्रेमवर्क्स है, इन सब के ऊपर हम लोग ओवरऑल बहुत अच्छी तरीके से चर्चा कर लेंगे। आज थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है, वैसे मैं हमेशा चीज़ों को लिखता था खुद ही, बट इस बार क्या किया है, मैंने स्लाइड्स बना ली हैं कुछ, ठीक है। ये द हिंदू का एक आर्टिकल आया था और उसी के ऊपर ये सारी चीज़ें हैं, ये मैंने बना रखी है। इससे क्या है कि आप लोग अगर बाद में पढ़ना चाहें तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इसके वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और ना चाहें तो मत लो भाई स्क्रीनशॉट, कुछ नहीं, बस एक बार सुन लो आप लोग, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ क्या है कि आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ऐसे ज़्यादा ठीक है फिर जो मैं पहले करता था वो ज़्यादा ठीक है। इसमें आपको ऐसा लग सकता है कि मैं उस तरीके से कर रहा हूँ कि बस जो लिखा हुआ है वो पढ़ते हुए जा रहा हूँ। अब मैं भी वैसे ही वही बोलता हूँ, ठीक है, तो उस तरीके से भी जा सकते हैं, ठीक है। आप लोग बस बताइएगा कैसा लगा, मैं समझाते हुए चलूँगा बाकी चीज़ों को। तो यहाँ पर सबसे पहले एक स्टैट्स चालू कर लेते हैं हम लोग। आप देखो कि 2021-22 में जो 3,405 बच्चों को अडॉप्ट किया गया था, ठीक है ना। और ये नंबर 2024-25 में कितना हो गया, 4,515 हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि चाइल्ड अडॉप्शन तो बढ़ रहा है, ठीक है ना। लेकिन आप इसके साथ साथ जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि ये टाइम भी बढ़ता हुआ जा रहा है। जो टाइम पहले 3 साल का हुआ करता था वो अब बढ़ के 3.5 साल का हो गया है, ठीक है। और ये काफ़ी अब आपको लग रहा हो केवल आधा साल ही तो बड़ा है, लेकिन ये आधा साल बहुत चीज़ों को चेंज कर सकता है, ठीक है ना। पेरेंट्स की स्थिति चेंज कर सकता है, मान से चलो नहीं करना, वो सोच सकते हैं कि अरे अब तो बच्चा बड़ा हो गया होगा, अब तक जो हम सुन के आए थे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये एकदम से न्यूज़ में क्यों आया है तो हम लोग ये देख लेते हैं। तो सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है ना, जो कि आती है चिल्ड्रन एंड वुमेन वेलफेयर के अंदर आती है ये वाली बॉडी। तो इसने इसकी जो रिपोर्ट आई थी उसने ये बताया था कि जो कि गैप है एक, कि जो चिल्ड्रन अवेलेबल है एडॉप्शन के लिए और जो प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स हैं, जो फ्यूचर पेरेंट्स हैं जो कि चाहते हैं एडॉप्ट करना, ठीक है, उनके अंदर एक डिले हो रहा है, ठीक है ना। वो डिले कैसा हो रहा है, वो डिले हो रहा है जो कि 2022 में जो प्रोसेस 3 साल के अंदर कंप्लीट हो जाती थी वो अब 3.5 साल के अंदर कंप्लीट हो रही है 2025 के अंदर। तो ये काफ़ी बड़ा एक डिले है, इसमें काफ़ी चीज़ें चेंज भी हो जाती हैं। आप देखें तो स्टेटस क्या है चाइल्ड अडॉप्शन का इंडिया के अंदर, अगर वो हम लोग देखते हैं तो आप देखो 2024-25 के अंदर 4,515 चिल्ड्रन को अडॉप्ट किया गया। इनमें से 4,155 जो बच्चे थे वो डोमेस्टिक एडॉप्शन के लिए थे। अच्छा, आपको बता दूं कि जो भी डोमेस्टिक एडॉप्शन होते हैं वो CASA जिस अथॉरिटी के बारे में हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ये हैंडल करती है। और जो इंटरनेशनल है वो हेग वाली कमेटी हेग वाली कंट्रोल करती है। लेकिन हेग क्योंकि CASA हेग के ही अंदर आ रही तो वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों अडॉप्ट कर सकती है, दोनों चीज़ों को वो करती है, मैनेज करती है, ठीक है। नोडल सेंट्रल एजेंसी जो सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी CARA है, जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2025 के तहत जिसको काम दिया गया कि ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एडॉप्शन को करे, ठीक है। मतलब जो सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है वो एक नोडल सेंट्रल एजेंसी बन जाती है, ठीक है। वो क्या कंट्रोल करती है, वो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एडॉप्शन दोनों ही चीज़ों को कंट्रोल करती है, ठीक है। इसमें स्टेट और यूटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 वाला, ठीक है, वो सही तरीके से इनेक्ट हो, ठीक है, सही तरीके से एडॉप्शन हो चुके। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, 2-3 और जो एजेंसीज हैं वो बना दी थी, ठीक है। जैसे SARA स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी बनाई, इसके अलावा लोकल चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनाई, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जिसे हम लोग DCPUS के नाम से जानते हैं, ओके। इसके लिए बहुत सारे लीगल फ्रेमवर्क्स भी हैं। लीगल फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं कि हम लोग किस तरीके से बाय लॉ किसी को अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे लीगल चीज़ों के अंदर आते हैं, वही सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हामा जो आया था, ठीक है ना, जो 1956 का एक्ट है, ये काफ़ी हद तक आप देखोगे तो ये 1955 का जो हिंदू मैरिज एक्ट है उससे रिलेट करते हुए मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर भी देखो आप हिंदू आ रहे हैं, बुद्धिस्ट आ रहे हैं, जैन आ रहे हैं, सिख कम्युनिटी आ रहे हैं। इनमें बात करी गई कि किस तरीके से आप एडॉप्ट कर सकते हो किसी भी एक इंडिविजुअल को, ठीक है। हाँ, अगर आप हामा के तहत एडॉप्ट कर रहे हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है आप CARA के अंदर रजिस्टर ही कराएं, ठीक है ना।
इसके अलावा जो जो जुवेनाइल जस्टिस है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग बात करिए कि एक्ट आया था 2015 का जो एक्ट था, ठीक है, ये रिलीजन की बेसिस पे नहीं कि नहीं भैया सिर्फ हिंदू या फिर सिर्फ सिक्स एडॉप्ट कर सकते हैं, कोई भी रिलीजन का इंसान एडॉप्ट कर सकता है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो ज्यूज हो, चाहे वो मुस्लिम हो, कोई भी कर सकता है। ये कोई रिलीजन बेस्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन किसके अंदर आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, तो CARA के अंदर रजिस्टर कराना ही कराना पड़ेगा, ठीक है। और आप देखिए अंडर दिस एक्ट, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन CRA's पोर्टल फॉलोइंग विच स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी CRA कंडक्ट्स अ होम स्टडी रिपोर्ट, ठीक है, जो कि आपको मैंने बताया कि अगर आपको एडॉप्ट करना है तो CARAS के अंदर कराना ही पड़ेगा। अगर आप एलिजिबल हो, ठीक है, तो वो चाइल्ड के साथ आपको मैच कराने की कोशिश करेंगे, और अगर आप हो जाते हो मैच तो फिर ठीक है, फिर आप लीगली उन्हें एडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क भी था जिसके बारे में मैंने बताया कि जो हेग कन्वेंशन आया था, ठीक है, जो कि था प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड कोऑपरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटर कंट्री एडॉप्शन, ठीक है। मतलब एक इंडिया का बंदा है, ठीक है, वो अमेरिका के किसी बंदे को एडॉप्ट करना चाहता है, बंदा क्या बच्चे को ही एडॉप्ट करेगा, ठीक है ना। इंडिया के कोई पेरेंट है वो अमेरिका के किसी बच्चे को एडॉप्ट करना चाहते हैं, वो किस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हेग जो है वो काम करती है, ये किस तरीके से काम करती है, तो ये एथिकल, लीगल एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करने की कोशिश करती है, ठीक है। कब आया था ये एक्ट, तो 1993 की ये जो कन्वेंशन हुई थी तब हुई थी। अच्छा, इसका एक बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, मूवी आई थी, मुझे एकदम से याद नहीं आ रही, वो भी कीर्ति सेनन और पंकज त्रिपाठी की मूवी थी, है ना। उसमें जो शायद बाहर के जो पेरेंट होते हैं वो आते हैं, ठीक है, और कृति से बोलते हैं कि आप हमारा चाइल्ड बियर करो, ठीक है, और जब वो हो जाएगा तो हम ले जाएंगे, ठीक है ना। तो आप उस मूवी को देख सकते हैं, वो भी एडॉप्शन के ऊपर नहीं है, वो शायद IVF भी नहीं, जो वो कहते नहीं है कि किसी और की कोख में रख के बच्चा पैदा हो जाता है फिर उसके बाद वो ले जाते हैं, तो उस टाइप का, मुझे पर्टिकुलरली उस मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन आप उसको देखना ज़रूर, बहुत अच्छी मूवी है, हंसी भी आएगी, दुख भी लगेगा, ठीक है, सारी चीज़ें लगेंगे आपको। फिर सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी की जो CRA है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये एक स्टैचुटरी ऑटोनोमस बॉडी है जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो एडॉप्शन के फ्रेमवर्क है उसको बनाए, उसको इनेक्ट करे और सही तरीके से मॉनिटर करे, ठीक है। जैसे कि मैंने मॉनिटर करे, रेगुलेट्स करे डोमेस्टिक एडॉप्शन को, किसके अंडर में करे, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो आया था, ठीक है ना, 2015 का, उसके अंडर में करे। ये सेंट्रल अथॉरिटी है, ठीक है, इंटर कंट्री एडॉप्शन के लिए भी और हेग कन्वेंशन और इंटर कंट्री एडॉप्शन 1993 के लिए, ठीक है, जैसे इंडिया रेटिफाइड किया था 2003 के अंदर। व्हाट आर द की चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है, शायद ये हमारी लास्ट होगी, है ना, नहीं, इसके बाद कुछ और है, ठीक है। हाँ, तो किधर गया भाई, हाँ, की चैलेंजेस देख लेते हैं, ठीक है ना, जो कि चाइल्ड एडॉप्शन की प्रोसेस में बाधा बनते हैं। जैसे एक बाइंडिंग डिमांड सप्लाई है, ठीक है ना। अब जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं एडॉप्ट करना, ठीक है, लेकिन जो बच्चे हैं, ठीक है ना, वो शायद उस लायक नहीं है कि वो एडॉप्शन के लायक नहीं है, मतलब समझ रहे हैं ना, शायद वो लोग डिसेबल्ड हैं कुछ बच्चे, ठीक है, वो लोग बीमारी से ग्रस्त हैं या फिर उनका कुछ अलग केस चल रहा है, ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे ये गैप बढ़ता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं 13 पेरेंट्स हैं जो कि चाहते हैं एक बच्चे को अडॉप्ट करना, लेकिन सिर्फ एक बच्चा है जो एलिजिबल हो पा रहा है एडॉप्शन के लिए, ठीक है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं क्योंकि कौन से इश्यूज आ रहे हैं, तो इंटैक्ट पेरेंटल राइट्स एंड लैक ऑफ लीगल फ्री स्टेटस की कमी हो रही है, ठीक है ना। फिर एडॉप्शन डिलेज हो रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला कि पहले 3 साल का था, अब 3.5 साल का हो गया, लेकिन ये 2017 के अंदर सिर्फ 1 साल का ही गैप हुआ करता था। अब आप देखिए कि ये 1 साल का गया था 2017 के अंदर, जो कि बढ़ के हो गया 3.5 साल का, लगभग 2.5 साल का गैप का अंतर आया है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि इलीगल और इनफॉर्मल एडॉप्शन को बढ़ावा देने लगता है, ठीक है ना। और इसके अलावा आप देखो कि अब जैसे मान लो ये गैप बढ़ रहा है, ठीक है ना, एक टाइम गैप है काफ़ी, तो पेरेंट्स के मन में ये भी आ सकता है ना बात कि अरे एडॉप्ट करें ना करें, सोसाइटी किस तरह की रहेगी, उसका मानसिक कैसा रहेगा। जैसा कि आप आगे भी देखेंगे कि जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादातर चाहते हैं कि जो बच्चा हो वो 0 से 2.5 साल के बीच का हो, ठीक है ना, या फिर 3 साल के बीच का हो, तो उसका वो माइंड शेप कर सकते हैं उस तरीके से कि अरे भैया हम ही तुम्हारे पेरेंट्स हैं और कोई नहीं है, ठीक है ना, इस तरीके से। लेकिन आप देखो जब भी एडॉप्शन होता है तो उसमें सोसाइटी का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। वो किस तरीके से होता है, जैसे मान लो एक बच्चा है, ठीक है ना, उसको आपने एडॉप्ट कर लिया, उसके बाद
सोसाइटी उस बच्चे से कहे कि अरे ये तो तुम्हारे असली माँ बाप है नहीं, तुम्हारे असली माँ बाप तो तुमको छोड़ गए थे, तो अडॉप्ट करके लाए थे। तो निश्चित सी बात है जो वो बच्चा उसका जो मेंटल कंडीशन है वो वीक हो जाएगी उस चीज़ से, ठीक है ना। वो बार बार इसी चीज़ के ऊपर सोचेगा नहीं नहीं ये हमारे पेरेंट्स नहीं है। तो ये एक दुर्भावना का एक प्रतीक हो सकता है। वो आपस में वो झगड़ा कर सकता है अपने माँ बाप से, है ना, उनसे प्रेम उनको उसका कम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हर कोई आलोक नहीं होता बागवान मूवी का, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझनी होती है हमें। फिर आगे देख लेते हैं कुछ चीज़ों के लीगल हर्डल्स बहुत सारे आते हैं, जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट था, जे एक्ट है 2021 का, ठीक है। वो वीक इम्प्लीमेंटेशन को फेस कर रहा है, पुअर कोऑर्डिनेशन है एजेंसीज के अंदर, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग दी जा रही है, लीगल हर्डल्स हैं, अब्सेंटी गार्जियंस हैं, ये चीज़ को डिले कर रहे हैं, ठीक है। 2022 में स्टैंडिंग कमेटी फ्लैग्ड इनकंसिस्टेंसी बिटवीन हामा, जो कि क्या था, हिंदू वाला एक्ट था जिसके अंदर कौन कौन आ रहे थे, सिक्स आ रहे थे, जैन्स आ रहे थे, हिंदू आ रहे थे, ठीक है, बुद्धिस्ट आ रहे थे, ये लोग आ रहे थे, ठीक है। सिंपलर बट लेक ट्रांसपेरेंसी, इसमें क्या हुआ था, जो हामा वाली है वो सिंपल था लेकिन उसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी थी, ठीक है ना, कि किस तरीके से बच्चे अडॉप्ट किए जा रहे थे, किस तरीके नहीं कर रहे थे। अब जे एक्ट है जो कि रेगुलेटेड है लेकिन स्लोअर है। अब देखो, एक जो सिंपल है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, एक जो रेगुलेटेड है वो स्लो है, ठीक है ना। इस तरीके से आप देखो कि डिले बढ़ता जा रहा है, कि एक बच्चे को अडॉप्ट करने का जो डिले है वो बढ़ता जा रहा है। जैसा कि हमने देखा कि 2017 के टाइम पे जो कि 1 साल का हुआ करता था वो बढ़ के 3.5 साल का हो गया 2024-25 के अंदर, ठीक है ना। मिसमैच इन एज एंड पेरेंटल प्रेफरेंस, जो कि मैंने बताया, अराउंड 34% ऑफ एडॉप्टेबल चिल्ड्रन आर एवर 14%, जो कि एडॉप्टेबल चिल्ड्रन है वो 14 ईयर्स के ऊपर है, लेकिन जो इंडियन पेरेंट्स है वो प्रेफर करते हैं कि 0 से 2 साल के अंदर का बच्चा हो, ठीक है ना। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई बच्चा बड़ा है, ठीक है ना, तो उसको ओवरलुक करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा देखभाल करनी पड़ेगी उसकी। और देखभाल की भी एक बात अलग हो जाती है, बात यही है सेम कि उसका मेंटली वो किस तरीके से शेप हो रहा है, ठीक है, क्या वो मानने को तैयार है कि आप उसके मम्मी पापा हो। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। जबकि जो छोटा बच्चा है, जो कि 0 से 2 साल का बच्चा है, उसको तो आप शेप कर सकते हो उसके माइंड को, ठीक है ना। तो ये चीज़ है एक। फिर CARA का डाटा देखें 2024 का, तो 60% ऑफ एडॉप्टेड चिल्ड्रंस आर फीमेल थी। 60% जो एडॉप्ट करी गई चिल्ड्रंस वो कौन थी, फीमेल थी। मतलब 10 में से 6 जो बच्चे थे, जो 6 थे चिल्ड्रंस वो क्या थी, फीमेल थी, इनको एडॉप्ट किया गया, ठीक है। उनमें से 80% जो बिलोंग करते थे वो 0 से 2 साल के एज ग्रुप के थे, ठीक है ना। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पेरेंटल प्रेफरेंस दिखाती है कि लोगों को बड़े बच्चे नहीं, जबकि छोटे बच्चे जो कि 0 से 2 साल के बीच के वो चाहिए। इसके अलावा हाई रेट ऑफ चाइल्ड रिटर्न्स, ठीक है। बिटवीन 2017-19 देयर वाज अ राइज इन एडॉप्टिव पेरेंट्स रिटर्निंग चिल्ड्रन। 60% वर गर्ल्स, 24% हैड स्पेशल नीड्स एंड मैनी वर ओवर 6 ईयर्स ओल्ड। कि लोग ले लेते हैं बच्चा फिर वापस कर देते हैं बच्चा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। इसके अंदर भी आप देखोगे 60% जो गर्ल्स थी उनको वापस किया गया था, 24% वो थे जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत थी, जो कि शायद डिसेबल्ड हो। पहले तो शौक में ले लिया, भैया डिसेबल्ड है, एकदम से सिंपैथी आ गई होगी उसके लिए, वो छोड़ देते हैं। ये एडॉप्शन में बहुत बार ये चीज़ देखने को मिली है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, पहले बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है ना। ये जो एक उनके मन में शायद प्रेम की भावना होती हो, एक सिंपैथी की भावना भी हो सकती है उनके अंदर, और भी कई भावनाएं हो सकती हैं कि अरे चलो फीमेल को ले लेते हैं, ठीक है ना, ऐसा क्यों, अरे उस बेचारे की ज़िंदगी बन जाएगी, इस तरीके से। फिर वो जो बेचारापन है ना, वो कुछ ही समय के अंदर उनका ख़त्म हो जाता है, तो बेचारापन, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं उसकी बात, मतलब सोच विचार की बात है इस चीज़ की, ठीक है। फिर आप देख लीजिए कि LGBTQ+ एडॉप्शन को लीगल वैलिडेट्स है, इनको मतलब राइट नहीं दिया जाता है कि आप अडॉप्ट कर सकें। एक मेरी वीडियो आने वाली है सेम सेक्स मैरिज के ऊपर, उसके ऊपर भी मैंने बात करी है कि एडॉप्शन राइट्स के ऊपर कितना ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इन लोगों को, ठीक है ना। तो वो चीज़ भी हम लोग देखेंगे। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स रेगुलेशन ऑफ एडॉप्टिव रेगुलेशन 2022, इसमें एलिजिबिलिटी की बात है, ठीक है ना। फिर मेजर्स टेकन टू इम्प्रूव एडॉप्शन एंड फोस्टर केयर, ये जो चीज़ है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चलो मैं करा देता हूँ, अभी कराता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पर मैंने एक बहुत अच्छा ग्राफ बना रखा था, ठीक है। इसमें क्या क्या है, कौन अडॉप्ट कर सकता है, हु कैन अडॉप्ट और हु कैन नॉट अडॉप्ट। तो पहले मैरिड कपल की बात करते हैं, ठीक है। 2 साल की कम से कम मैरिज होनी चाहिए, ये नहीं कि आज मैरिज करी कल ही जाके तुम अडॉप्ट कर लो, ठीक है। जो डिफरेंस है एक पेरेंट का और एक चिल्ड्रन का, ठीक है, वो 45 ईयर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है।
कि जो पेरेंट्स हैं वो 60 साल के एबव हो गए हैं और फिर देन वो कर रहे हैं किसी 2 साल के बच्चे को, तो वो बहुत ज़्यादा एबव हो जाता है। सिंगल पेरेंट है तो वो 30 साल से ऊपर की उम्र का होना चाहिए। जेंडर एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल सी है, ठीक है, कोई भी एडॉप्ट कर सकता है किसी भी जेंडर का, ठीक है। आप कहेंगे जेंडर में तुरंत आपको याद आया होगा, अरे मेल जो जेंडर है वो फीमेल नहीं कर सकता, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उसमें लिखा है वो कैन, ये जनरल एलिजिबिलिटी है, ठीक है। एनीवन रिगार्डलेस ऑफ जेंडर और मैरिटल स्टेटस कैन एडॉप्ट, मतलब सिंगल पेरेंट भी कर सकता है और एक मैरिटल पेरेंट भी कर सकता है, और कोई जेंडर का वो बायस नहीं है, ठीक है। कुछ क्राइटेरिया है जो मिलना चाहिए, जैसे कि आप लोग फाइनेंशियली मतलब एकदम स्टेबल होने चाहिए और सपोर्टिव होम होना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि आप बच्चे को ले आए फिर आपके घर वाले उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें भी आपको देख के चलनी पड़ेंगी। अच्छा, कौन एडॉप्ट नहीं कर सकता है, तो आप देखो कि कोई भी ऑफेंस के अंदर अगर कोई इंसान आ रहा है वो नहीं कर सकता है। कोई चाइल्ड एब्यूज़ या फिर कोई चाइल्ड क्रुएल्टी के अंदर कोई इंसान है वो नहीं कर सकता है, ठीक है ना। पहले तुम किसी चाइल्ड को अबंडन कर चुके हो, मतलब फेंक चुके हो, मतलब ठीक है ना, नहीं सर, मतलब अब जो बच्चा पैदा हुआ उसको अटैच करो तो वो भी नहीं कर सकता एक इंसान, ठीक है। कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ है, ठीक है, आपको एड्स वगैरह है या फिर कोई भी ऐसी डिसीज़ जो उस बच्चे को हो सकती है तो आप नहीं कर सकते हो। अगर कोर्ट ने मना कर दिया तो नहीं कर सकते हो। If one spouse in a couple has been declared of unsound mind or is undergoing treatment for any life-threatening or infectious disease, ठीक है, कोई भी एक, जैसे एक लड़का और एक लड़की है, मान लो लड़की पगला चुकी है, ठीक है ना, तो अब देखो 2 लोग साथ तो रहेंगे ही और ये पगला चुकी है तो फिर बच्चे को नहीं है, और यहाँ पर भी अनसाउंड माइंड का यही मतलब था, ठीक है। इसके अलावा कोई डिवोर्स्ड है, लीगली सेपरेटेड कपल है, वो नहीं कर सकता है। 21 साल के अंडर वाला बच्चा, ठीक है, मैरिड और सिंगल नहीं कर सकता। और इसके अलावा सिंगल मेल एक जो बच्ची है, एक लड़की है, उसको अडॉप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम लोग कहाँ छोड़ा था, यहाँ पर बस ख़त्म ही होने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। मेजर्स देख लेते हैं, चाइल्ड पूल एक्सपेंशन के ऊपर बात कर लेते हैं। CRA एडेड चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन टू लीगल अडॉप्शन पूल एंड क्लासिफाइड देम अंडर 5 कैटेगरीज। जो CRA है उसने 5 कैटेगरी के अंदर बच्चों को करा। ऑर्फन, जिनके माता पिता नहीं, अबंडन, जिनको छोड़ दिया गया, सरेंडर, जिनको किसी और के हवाले कर दिया गया, नो विजिटेशन, जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है या फिर बच्चों को कोई विजिट करने नहीं आ रहा है, और जो अनफिट गार्जियनशिप, जिनके पगला चुके हैं उन्होंने छोड़ रखा है, ठीक है, वो नहीं कर सकते। एज पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन SC इन 2023 वाइल हियरिंग अ पेटिशन फाइल्ड बाई NGO, ठीक है, मतलब इस तरीके से हुआ। अरे भाई, डिजिटल रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं। अपग्रेडेड केयरिंग्स पोर्टल विद फॉस्टर केयर मॉड्यूल्स एंड न्यू वर्क फ्लोज फॉर रिलेटिव स्टेट पेरेंट एडॉप्शन, रिड्यूसिंग प्रोसेसिंग टाइम टू 3-4 मंथ्स। अभी आप देख लेते हो कि 3.5 साल का गैप आ रहा है, 3 साल का गैप आ रहा है, ये काफ़ी बड़ा गैप है। इसके गैप को हमें निश्चित ही कम करना पड़ेगा। तो उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक डिजिटल रिफॉर्म ला सकते हैं, ठीक है ना। तो जब हम लोग इस चीज़ को लेके आएंगे तो निश्चित सी बात है कि और भी जो लोग होंगे वो ज़्यादा जल्दी सोचेंगे इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा जल्दी करेंगे। फिर मैंडेटरी काउंसलिंग 2025, CRA इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चर्ड काउंसलिंग एट प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट एडॉप्शन स्टेजेस विद क्वालिफाइड काउंसलर्स टू सपोर्ट एडॉप्टिव फैमिलीज एंड चिल्ड्रन। इसमें क्या इसके ऊपर क्या बात करी गई थी कि जिन लोगों ने भी अडॉप्ट किया है, ठीक है, हम लोग उनको क्या करेंगे, हम लोग उन्हें ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, कि किस तरीके से आप जब अडॉप्ट कर लिया तो आप किस तरीके से उन्हें संभालेंगे, ठीक है ना, किस तरीके से उनकी टेक केयर करेंगे। स्ट्रेंथ करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं एडॉप्शन सिस्टम को, तो वो देख सकते हैं एक चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच। अभी पेरेंट सेंट्रिक अप्रोच है, ठीक है, उसको थोड़ा कम करके चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इस प्रोसेस को। अभी काफ़ी बड़ी प्रोसेस है, टाइम बाउंड प्रोसेस है, ठीक है। इसके लिए हम लोगों को काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना पड़ता है, कोर्ट्स वगैरह का चक्कर काटने पड़ते हैं। इसके अलावा CRA से रजिस्टर कराओ, फिर ये आप देख रहे हो ये गैप भी बढ़ता जा रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो इस प्रोसेस को, ठीक है, तो ज़्यादा जो पेरेंट्स होंगे वो अडॉप्ट करने की ज़्यादा सोचेंगे, ठीक है। फिर स्ट्रेंथन साइको सोशल सपोर्ट, ठीक है, इंश्योर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CRA's काउंसलिंग मैंडेट विद ट्रेन प्रोफेशनल टू मिनिमाइज डिसरप्शन एंड सपोर्ट फैमिली बॉन्डिंग। जैसा कि मैंने बोला कि एक क्या कहते हैं हम लोगों को कि सबको काउंसलिंग दो, मैंडेट करो, ठीक है ना, कि किस तरीके से आप लोग सोशली बच्चों को बचा सकते हो इस चीज़ से, ठीक है ना, आप किस तरीके से बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे सकते हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में एक ट्रेंड प्रोफेशनल से उनको बताया जाए ताकि जो फैमिली में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अवेयरनेस फैलाओ भाई,
स्टिग्मा ख़त्म करो। देखिए लिखा है डिस स्टिग्मेटाइज एडॉप्शन, ठीक है। स्टिग्मा है एक अंदर कि क्या वो बच्चा आलोक बनेगा भगवान का या नहीं बनेगा, क्या वो बच्चा हमारी सुनेगा कि नहीं सुनेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। पेरेंट्स अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उनके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो इस सोशल स्टिग्मा को ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक। कैसे होगा, तो भैया इन्फॉर्मेशन फैलाओ, एजुकेशन कम्युनिकेशन कैंपेन्स चलाओ, ठीक है ना। इन सब चीज़ों से नॉन बायोलॉजिकल पेरेंटहुड को बढ़ावा दो थोड़ा सा, कि अगर कोई पेरेंट है वो बायोलॉजिकल नहीं बन पा रहा है, अनेबल है बनने के लिए, या फिर बनना नहीं चाह रहा है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि भैया बनो ही बनो, ठीक है ना। तो उस चीज़ को थोड़ा सा बढ़ावा दो और बन सकते हो। और थोड़ा जो ओल्डर एडॉप्शन है, हमने देखा कि यंग लोगों को लोग ज़्यादा अडॉप्ट करने की सोच रहे हैं, जो कि 0 से 2 साल की उम्र के हैं, उनको हटा के थोड़े से जो बड़े बच्चे हैं उनको भी अडॉप्ट करने के लिए बढ़ावा दीजिए। और जिन बच्चों को नीड है स्पेशल केयर की, उनको भी बढ़ावा दीजिए। यहाँ पर एक ग्राफ था जो मैंने बताना आपको भूल गया था, ये था कि जो मैंने शुरुआत था ना, एक गैप बढ़ा था एक एनिमल पेरेंट में और एक चाइल्ड के बीच में। ये जो गैप एक बढ़ चुका है, ठीक है ना, जो 13:1 का रेशियो था, मतलब 13 पेरेंट्स एलिजिबल है लेकिन केवल एक बच्चा उन पे आ रहा है, ठीक है ना, वो चीज़। तो आप देखो कि ये जो है, तो ये वो है जिन्होंने रजिस्टर्ड किया है, ठीक है ना, जो फ्यूचर पेरेंट्स हैं, ये वो हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड किया है, ठीक है। लेकिन बच्चे कितने हैं केवल, तो ये वो हैं जो एलिजिबल है इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। तो बस यहीं तक था हमारा लेक्चर। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक है ना। आई होप आपको पसंद आया हो, एंड आना ही चाहिए, ठीक है ना। ये एक मेरी नई कोशिश थी। आप लोग बताइएगा कि आपको इस तरीके से ज़्यादा अच्छा लगता है, फिर जो मैं पहले की तरह खुद ही लिख के करता रहता था, वो चीज़ ज़्यादा पसंद थी, ठीक है ना। एक बार मैं आप लोगों को शुरुआत से लेके अभी तक जो भी मैंने कराया है, ठीक है ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप लोग चाहें तो उस चीज़ को आप लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये वो फिगर था। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए, इन सब चीज़ों को मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। फिर वाई न्यूज़ हमने पढ़ा, देख सकते हैं आप लोग इन सब चीज़ों को, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे लेते हैं, ये लीजिए, यहाँ पर आ गए हम लोग। फिर लीगल फ्रेमवर्क्स यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। फिर CARA के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। फिर की चैलेंजेस क्या थे उनके ऊपर हम लोगों ने बात करी थी, तो ये यहाँ पर की चैलेंजेस हो गए, ठीक है ना। फिर स्ट्रक्चरल लीगल हर्डल्स के ऊपर बात करी, आप लोग देख लीजिए, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं इसको, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात करी, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, क्या हम लोग स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, थोड़ा और आगे प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स रजिस्टर, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर और लास्ट का मेरे, हाँ, ये एडॉप्शन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग अपना वीडियो को ख़त्म करते हैं। बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, एंड आपने अगर 23 मिनट का वीडियो देख लिया तो बहुत बहुत थैंक यू। ये अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट वीडियो था, शायद इसलिए भी था क्योंकि मैं पढ़ के वो चीज़ें बता रहा था। अगली बार कोशिश करूँगा कि इस टाइम को मैं मिनिमाइज़ कर सकूँ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।